मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा कर चुके हैं। स्टेट पार्ट 1 में हमने पार्ट 2, 3 और 4 यानी रैखिक सहसंबंध, नियत संबंध और सामायिक श्रेणी उसको सीख लिया है और अभी हम पार्ट 1 सूचकांक सीख रहे हैं। दोस्तों, सूचकांक में अलग अलग 4-5 वीडियो के माध्यम से हमने सूचकांक का अर्थ, आधार वर्ष का अर्थ, चालू वर्ष का अर्थ, आधार वर्ष के चयन की विधि, उसके बाद अचल आधार की विधि से सूचकांक और परंपरित आधार की विधि से सूचकांक सीखा था और स्वाध्याय 1.1 पूरा किया था। 1.2 हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से कट हो गया है। 1.3 और 1.4 को सीखने से पहले हमने काफ़ी सूत्र सीखे थे। लास्पियर, पाश्चे और फिशर के सूचकांक का सूत्र, उसके अलावा जीवन निर्वाह का सूचकांक, पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक, भारित सामूहिक विधि से सूचकांक या सामान्य सूचकांक, उन सब का एक ही सूत्र था, I बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। कुल खर्च की विधि सूचकांक, उसमें दो मैंने आपको ऑप्शन लिखवाए थे, दो विकल्प लिखवाए थे कि अगर आपको आधार वर्ष का मात्रा दिया हो तो कुल खर्च की विधि सूचकांक I बराबर लास्पियर का सूचकांक, और अगर आपको चालू वर्ष का मात्रा दिया हो तो कुल खर्च की विधि से सूचकांक बराबर पाश्चे यानी IP का सूचकांक। और उसके बाद हमने स्वाध्याय 1.3 और 1.4 को पूरा कर लिया था। आज हम लोग दोस्तों आज की वीडियो में स्वाध्याय 1 में सेक्शन C के प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक कुल मिलाकर हमने लगभग 7 सूत्रों को सीख लिया है। कौन कौन से 7 सूत्र? तो अचल आधार की विधि से सूचकांक, परंपरित आधार की विधि से सूचकांक, उसके बाद 3 बड़े सूत्र यानी बड़े सवाल के लिए सूत्र, IL, IP और IF का सूत्र यानी लास्पियर का सूचकांक, पाश्चे का सूचकांक और फिशर का सूचकांक, 5 वो हो गया। उसके बाद एक कॉमन सूत्र था जो जीवन निर्वाह का सूचकांक या भारित सामूहिक विधि का सूचकांक हो या पारिवारिक बजट का सूचकांक हो या सामान्य सूचकांक हो, उन सबके लिए, उन चारों के लिए एक कॉमन सूत्र था, I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। तो वो आपका छठा हुआ। और 7वां था कुल खर्च की विधि सूचकांक जिसमें A और B था। तो इस तरह से हमने 7 सूत्रों को सीख लिया है। अब स्वाध्याय में छोटे छोटे 3 सूत्र और है दोस्तों, तो उसको भी हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहला है वास्तविक वेतन। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वास्तविक वेतन बराबर मासिक वेतन या भारांक, आपको सवाल में दिया ही होगा, मासिक वेतन या भारांक बटे में जीवन निर्वाह का सूचकांक गुणे 100। मासिक वेतन या भारांक बटे में जीवन निर्वाह का खर्च का सूचकांक गुणे 100। जरूरी नहीं है कि मासिक वेतन या भारांक दोनों दिया हो, दोनों में से कोई एक दिया होगा और जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक की जगह सिर्फ सूचकांक भी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपका वही सूत्र आएगा, यानी मासिक वेतन बटे में सूचकांक, कोई भी चाहे कोई भी सूचकांक दिया हो, गुणे 100। उसके बाद दूसरा एक सूत्र है मुद्रास्फीति की दर। तो मुद्रास्फीति की दर का सूत्र है दोस्तों चालू वर्ष का सूचकांक माइनस गत वर्ष का सूचकांक, दोनों ही आपको सवाल में दिया होगा। चालू वर्ष का सूचकांक माइनस गत वर्ष का सूचकांक बटे में गत वर्ष का सूचकांक गुणे 100। और तीसरा एक लास्ट सूत्र है, लगभग इसके सवाल नहीं के बराबर आते हैं लेकिन फिर भी आपको देख लेना है, मुद्रा की क्रय शक्ति। तो मुद्रा की क्रय शक्ति बराबर 1 बटे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक। यहाँ पे भी दोस्तों कोई दूसरा भी सूचकांक दिया होगा तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, यानी 1 बटे में सूचकांक गुणे 100। ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति। तो कुल मिलाकर दोस्तों लगभग 10 सूत्र है। इन 10 सूत्र को आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका पार्ट 1 पूरा हो जाएगा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन C। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन C में दोस्तों व्यवहारिक प्रश्न जो है वो 7वें प्रश्न से है। उससे पहले थियरी के प्रश्न है, 7वें प्रश्न से व्यवहारिक प्रश्न है, पेज नंबर 50 पर है। कोशिश करूंगा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे, पेज नंबर 50 सेक्शन C, जिसमें 7वें प्रश्न से व्यवहारिक प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक समय अंतराल द्वारा जीवन निर्वाह सूचकांक 280 से बढ़कर 340 हो जाए। एक समय अंतराल दौरान जीवन निर्वाह सूचकांक 280 से बढ़कर 340 हो जाए और वेतन 13,500 से बढ़कर 14,750 हो जाए तो मजदूरों को वास्तव में लाभ हुआ है या हानि, उसे ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम पद रखेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन C का है। क्या लिखा है कि सूचकांक और आय, दो ऐसे पद बनाना है आपको अलग अलग, सूचकांक आय। सूचकांक कितने से बढ़कर कितना हो जाए? तो सूचकांक 280 से बढ़कर 340 हो जाए, 280 से बढ़कर 340 हो जाए और आय 13,500 से बढ़कर कितना, ऐसे दिया हुआ है आपको सवाल में कितना, 14,750। लेकिन आपको पहले ज्ञात करना है। 14,750 तो हुआ है लेकिन नियम के हिसाब से होना कितना चाहिए था, महंगाई के हिसाब से। महंगाई 280 से बढ़कर 340 हो गई, यानी जो वस्तु पहले 280 रुपये में मिला करता था वो अब कितने में मिलेगा, 340 में।
तो उस नियम के अनुसार 13,500 में का आय बढ़कर कितना होना चाहिए। हुआ तो ऐसे कितना है 14,750, लेकिन नियम के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्रॉस गुना करना है, तिर्यक गुना 13,500 गुणे 340 बटे में 280। 13,500 गुणे 340 बटे में 280, ऐसा आप हल करेंगे तो 16,392.86 16,392.86 रुपया होना चाहिए। रियल में महंगाई के हिसाब से, सूचकांक के हिसाब से जो आय है वो कितना होना चाहिए, 13,500 से बढ़कर 16,392.82 होना चाहिए था, लेकिन रियल में कर्मचारी का आय कितना हुआ है 14,750। होना चाहिए था 16,392.86, लेकिन हुआ है 14,750। देखने से क्या लग रहा है कि हाँ भाई उसका वेतन बढ़ गया है, उसके लिए अच्छा हुआ है, लेकिन महंगाई के हिसाब से उसको फायदा नहीं हुआ है, उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। जितनी वस्तुएं वो पहले खरीद सकता है उतना अब नहीं खरीद सकता है, तो हानि बराबर 16,000, कितना हानि हुआ है तो 16,392.86 इतना होना चाहिए था, लेकिन रियल में हुआ कितना है 14,750। आप माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद 1,642.86 1,642.86 रुपये की कर्मचारी को हानि हुआ है। तो कई बार दोस्तों देखने में, सवाल को देखने में ऐसा लगता है कि कर्मचारी को फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 13,500 से बढ़कर किसी का आय 14,750 हुआ है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो महंगाई 280 थी वो बढ़कर कितना हो गया है 340 हो गया है। तो सूचकांक के हिसाब से गणना करना है कि भाई 280 के हिसाब से 340, तो 13,500 के हिसाब से नियम के अनुसार कितना, तो नियम के अनुसार कितना 16,392.86 इतना होना चाहिए था, लेकिन रियल में हुआ कितना था उसका 14,750। माइनस कर दिया हमने, तो उसमें रियल में कर्मचारी को क्या हुआ, पूछा था उन्होंने लाभ हुआ है कि हानि, तो क्या हुआ है, हानि हुआ है। उसे ज्ञात कीजिए, तो कितना हानि हुआ है, तो 1642.86 रुपये की उसे हानि हुई है। क्योंकि अगर 16,392.86 मिलता तभी भी उसको लाभ तो नहीं होता, लेकिन तब उसको लाभ भी नहीं होता और हानि भी नहीं होता, ठीक है। और अगर 16,392 से ज़्यादा हुआ होता, ज़्यादा उसको पैसा मिल रहा होता, यानी 14,750 जो लिखा है उसकी जगह लिखा होता 16,750 या 18,750, तो कर्मचारी को क्या हुआ होता, लाभ हुआ होता। 8वां प्रश्न, वर्ष 2010 से 2013 तक के जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक एवं औसत मासिक वेतन निम्नानुसार दिया गया है, उस पर से प्रत्येक वर्ष के लिए वास्तविक वेतन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, वास्तविक वेतन। अभी तक के स्वाध्याय के प्रश्नों में कभी नहीं आया वास्तविक वेतन ज्ञात करने के लिए, आज पहली बार आया है। तो हमने सूत्र लिखा है यहाँ पर, वास्तविक वेतन बराबर मासिक वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। तो आपको सभी कुछ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले वर्ष में 2010 से लेकर 2013 तक, 2010 एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा आप, 2011, 2012, 2013। वर्ष के बाद दिया हुआ है औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन। उसके बाद दिया हुआ है जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक। इतना सब दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, वास्तविक वेतन, जिसका सूत्र होता है वास्तविक वेतन बराबर मासिक वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। सिर्फ सूत्र में मान ही रखना है दोस्तों, क्योंकि आपको मासिक वेतन और जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक दोनों ही दिया हुआ है। मासिक वेतन कितना दिया हुआ है, तो 35,000, 40,000, 42,000 और 50,000। और जीवन निर्वाह खर्च के सूचकांक में दिया हुआ है 120, 150, 130 और 160।
हमें क्या निकालना है, वास्तविक वेतन। सूत्र क्या है, मासिक वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। तो आपको दर्शाना भी है यहाँ पे 35,000 डायरेक्ट नहीं लिखना है, बटे में 120 गुणे 100। 35,000 बटे में 120 गुणे 100। दूसरा है 40,000 बटे में 150 गुणे 100। तीसरा है 42,000। 42,000 क्या है, तो मासिक वेतन भाग्य में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक लाइन से ही है दोस्तों, बटे में 130 गुणे 100। और उसके बाद 50,000 भागे 160 गुणे 100। इसको हल करेंगे तो पहले वाले का आंसर आएगा 29,166.67। दूसरे वाले को आप हल करोगे तो 26,666.67। और तीसरे वाले को जब आप हल करोगे तो 32,307.69। और लास्ट वाले का आंसर आएगा 31,250। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, मासिक वेतन दिया ही हुआ है, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक दिया ही हुआ है, बस सूत्र में आपको मान रखना है, मासिक वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। तो ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2014 और वर्ष 2015 के थोक मूल्य के सूचकांक क्रमशः 177.6 तथा 181.2 ज्ञात है, यानी पहले से हमें पता है थोक मूल्य का सूचकांक कितना कितना, तो 14 वाले वर्ष का 177.6 यानी 177.6 और 2015 का कितना 181.2 यानी 181.2 ज्ञात है। इन दोनों वर्ष के सूचकांक का प्रयोग करके मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करना है। तो मुद्रास्फीति का दर का भी दोस्तों हमने सूत्र लिखा हुआ है। मुद्रास्फीति का दर का क्या सूत्र है, चालू वर्ष का कोई भी सूचकांक जो दिया होगा सवाल में माइनस गत वर्ष का सूचकांक बटे में गत वर्ष का सूचकांक गुणे 100। तो हम मान रख देते हैं मुद्रास्फीति का दर, पहले सूत्र चालू वर्ष का सूचकांक माइनस गत वर्ष का सूचकांक बटे में गत वर्ष का सूचकांक गुणे 100। हल करेंगे तो चालू वर्ष का सूचकांक है, चालू वर्ष कौन सा कहलाएगा दोस्तों, तो 2014 और 15 दिया हुआ है, तो 2015 जो है वो चालू वर्ष कहलाएगा और 2014 जो है वो गत वर्ष कहलाएगा। तो 2015 का बाद में दिया हुआ है, उस बात को ध्यान में रखिएगा। 2015 का कितना दिया है 181.2 माइनस गत वर्ष यानी 2014 का दिया हुआ है 177.6 बटे में गत वर्ष यानी 177.6 इंटू 100। तो इसको जब आप हल करोगे तो 2.03%, 2.03% इसको परसेंट में लिख सकते हो क्योंकि ये सूचकांक नहीं है, ये है मुद्रास्फीति का दर। तो दर है तो उसको आप प्रतिशत में लिख सकते हो। उसके बाद 10वां सवाल, 3 वस्तुओं के मूल्य सापेक्ष अंक में हुई वृद्धि क्रमशः 315%, 328% और 390% है। यदि इन वस्तुओं का महत्व का अनुपात 5:7:8 हो तो मूल्य का सामान्य सूचकांक ज्ञात करो। मैंने पहले ही आपको दोस्तों पारिवारिक बजट हो या जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक हो या सामान्य सूचकांक हो, सबके लिए एक ही सूत्र लिखवाया है, I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W, जिसमें मैंने आई के बारे में क्या बताया है, मूल्य में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन यानी मूल्यानुपात प्रतिशत परिवर्तन, उसे हम क्या कहेंगे, आई कहेंगे। तो यहाँ मूल्य के सापेक्ष में वृद्धि दिया हुआ है उसे हम आई कहेंगे और वस्तुओं का जो महत्व दिया हुआ है उसे हम डब्ल्यू कहेंगे। तो पहले कितने वस्तु के बारे में कहा गया है, 3 वस्तु। तो सबसे पहले 3 वस्तु, तो कोई भी आप ले सकते हैं नाम, तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ ABC, वस्तु के अंदर ABC। मूल्यानुपात होने वाला परिवर्तन जो है उसे हमें क्या कहना है, आई। मूल्य के सापेक्ष में जो प्रतिशत परिवर्तन है उसे आई कहना है, जो महत्व दिया हुआ है उसे डब्ल्यू कहना है। और जैसे ही आई डब्ल्यू लिखेंगे आपको पता ही चल गया होगा कि उसके बाद क्या करना है, आई और डब्ल्यू का गुणा। और फिर नीचे सूत्र आएगा सामान्य सूचकांक आई बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। तो आई के बारे में क्या कहा गया है,
कि 3 वस्तुओं के मूल्य सापेक्ष अंक में हुई वृद्धि क्रमशः। दोस्तों डायरेक्ट अगर प्रतिशत दिया होता तो 315 का 315 ही लिख देते, लेकिन क्या लिखा है, वृद्धि क्रमशः। तो आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 होता है और उसमें जितना भी वृद्धि हो रहा है उतना आपको क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि 100 का आप कितना भी प्रतिशत निकालोगे तो उतना ही आएगा। 315% की वृद्धि हो रही है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 415। 415 कैसे आया, तो आधार वर्ष का सूचकांक 100 और उसमें क्या हो रहा है, 315% की वृद्धि हो रही है। डायरेक्ट अगर 315 लिखा होता तो 315 लिखते, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है सापेक्ष अंक में हुई वृद्धि। तो पहले वाले में कितना वृद्धि, 315%। तो 100 का 315 करेंगे तो कितना होगा, 315 ही आएगा, और वृद्धि है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कमी होता तो क्या करते, माइनस करते। उसके बाद दूसरी जो वस्तु है उसमें 328% की वृद्धि, तो मैं कितना लिखूंगा, 428। 100 प्लस 328 तो कितना होगा, 428। और तीसरा जो वस्तु है उसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, 390% का, तो यस कितना लिखेंगे हम लोग, 490। उसके बाद तीनों वस्तुओं का महत्व दिया हुआ है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि भार, महत्व या कुल खर्च के प्रतिशत को हम W कहते हैं। तो महत्व कितना कितना दिया हुआ है, तो 5, 7 और 8। अब क्या करना है, और I और W का गुना कर देना है। तो बारी बारी से गुना करेंगे, 415 गुणे 5 करेंगे तो 2075, 28 गुणे 7 तो 2996 और 490 गुणे 8 करेंगे तो 3920। सूत्र क्या है हमारा, सामान्य सूचकांक I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। तो W को भी जोड़ लेते हैं, 5 और 7 12 और 8 20। सिग्मा IW कितना आया, 8991 भागे 20। तो 8991 को 20 से भाग लगाओगे तो 449.55, यह आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 कर लिया है। अब इसकी तरह कौन कौन से सवाल है जो आप कर सकते हो, तो आप पेज नंबर 51 पर सेक्शन डी में 7वां प्रश्न में पढ़ रहा हूँ, वो आप देख सकते हो, वो भी उसकी तरह ही है। ईंधन की 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं के मूल्य में आधार वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में क्रमशः 50%, 90% और 110% की वृद्धि हुई है। दोस्तों इस बार 3 की जगह 5 वस्तु है, जो ना अपने 10वां सवाल हमने किया है उसकी तरह ही ये डी का 7वां सवाल है, बस फर्क ये है कि इसमें 3 वस्तु है उसमें 5 है। तो आपको वस्तु में ABCDE वहाँ तक लिखना है, जिसमें से 3 वस्तु में 50%, 90% और 110% की वृद्धि हुई है। तो आपको 150, 190 और 210 लिखना है। वृद्धि हुई है तो 100 में प्लस करना है, जबकि 2 वस्तु के मूल्य में 5% और 2% की कमी हुई है। तो डी और ई में आपको लिखना है 95 और 98, क्योंकि 5% करेंगे 100 का तो 5 आएगा, कमी हुई है तो माइनस करेंगे तो 95, 2% करेंगे तो 2 आएगा, कमी हुई है तो क्या लिखेंगे, 98। फिर इन 5 वस्तुओं का महत्व यानी W दिया हुआ है 5, 4, 3, 2, 1, तो यानी कि I भी मिल गया, W भी मिल गया। फिर आपको IW करके सामान्य सूचकांक, आपको ईंधन के मूल्य का सूचकांक ज्ञात करना है, तो I बराबर सिग्मा IW बटे W। तो ये 7वां प्रश्न आप कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 53 पर है। मजदूरों, मैं पढ़ दे रहा हूँ सवाल, मजदूरों के वर्ग के मासिक वेतन को निम्न जानकारी से उसके वास्तविक वेतन को प्राप्त करना है। वर्ष 2008 को आधार वर्ष मानकर 2015 के लिए मुद्रा की क्रय शक्ति को ज्ञात करना है। तो 2015 का जो भी सूचकांक आएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति का सूत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 1 में जीवन निर्वाह का सूचकांक गुणे 100। तो 2015 का जो भी सूचकांक है, 2015 का सूचकांक है 260। आप देख सकते हैं 2015 का लास्ट में सूचकांक दिया हुआ है 260। तो 1 में 260 गुणे 100 करेंगे तो आपको मुद्रा का क्रय शक्ति मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ मेन क्या सवाल है, तो मेन आपको वास्तविक वेतन की गणना करनी है। तो जिस तरह से हमने सेक्शन सी का 8वां प्रश्न किया था, वो भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सेक्शन सी का 8वां प्रश्न। ठीक उसी तरह से आपको वर्ष में 2010 से 2015 तक एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। औसत मासिक वेतन आपको दिया हुआ है, जीवन निर्वाह का सूचकांक भी दिया हुआ है। आपको निकालना है वास्तविक वेतन, जिसका सूत्र होता है मासिक वेतन बटे में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100, वो निकाल लेना है। और उसके बाद एक और क्या चीज़ निकालनी है, मुद्रा की क्रय शक्ति, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया कि कौन से वर्ष का मुद्रा का क्रय शक्ति निकालना है। तो 2015 के वर्ष का मुद्रा का क्रय शक्ति निकालना है। तो सूत्र क्या है मुद्रा के क्रय शक्ति का, 1 में जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक गुणे 100। तो 2015 का जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक कितना है, 260। तो 1 में 260 गुणे 100 करेंगे तो 2015 के वर्ष के मुद्रा का क्रय शक्ति भी आपको मिल जाएगा। तो ये 2 सवाल आप होमवर्क में जरूर कीजिएगा, सेक्शन डी का 7वां प्रश्न और सेक्शन ई का भी 7वां प्रश्न। दोनों 7वां ही प्रश्न है, डी का भी 7वां और ई का भी 7वां प्रश्न। फिर अगले वीडियो में हम सेक्शन सी के बाकी बचे हुए सवालों को पूरा करेंगे और हो सकेगा तो सेक्शन डी की भी शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच।